जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ हिंदी यानी HND 105 यानी हिंदी का जो सेकंड सेमेस्टर का हमारे स्टूडेंट हैं उनका 105 का ये प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये BA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर है। स्टूडेंट पेपर का नाम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय प्रश्न पत्र है। आपका 104 HND वो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। तो स्टूडेंट आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी हो सबसे अच्छी। स्टूडेंट अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड होता रहे। साथ ही साथ स्टूडेंट आप हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF और नोट्स प्राप्त होते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन आया था फेसबुक किसका हिस्सा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो पूछा है और ऑप्शन को हम देखें तो फेसबुक गूगल का हिस्सा है नहीं, ट्विटर का है नहीं, वेब पेज का है नहीं, तो राइट आंसर जाएगा व्हाट्सएप का हिस्सा है। अगर ये पूछ लेता व्हाट्सएप किसका हिस्सा है तो फेसबुक का लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा फेसबुक का तो हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो पूछा था वो कहता है यह विशेष पुस्तकालय है जिसमें डिजिटल वस्तुओं का संग्रह होता है, जिसमें पाठ, दृश्य सामग्री, ऑडियो सामग्री, वीडियो सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रारूपों के संग्रहित प्रिंट, माइक्रोफोन्स एंड अन्य मीडिया के विपरीत साधनों के साथ शामिल हो सकते हैं। यह निम्न मतलब निम्न कथन में से किसके लिए सही है। तो ये देखिए, अगर ये बात बोला डिजिटल वस्तुओं का संग्रह है, इसमें पाठ्य सामग्री क्या होगी, ऑडियो वीडियो दोनों होगी, तो इसको डिजिटल लाइब्रेरी यानी ई पुस्तकालय कहते हैं। इसको डिजिटल लाइब्रेरी भी कहते हैं और ई पुस्तकालय भी कहते हैं। फेसबुक पे होता नहीं है, यूनिकोड है नहीं, और पॉडकास्ट में हम क्या किसी टॉपिक पे, किसी कहानी पे, किसी किताब का एक तरह से ऑडियो फॉर्म में सुनते हैं, ठीक है। ई पाठशाला वेबसाइट ऐप का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ई पाठशाला का निर्माण, इसका निर्माण NCERT और CIET के सहयोग से हुआ है। ई पाठशाला अगर पूछ देता है स्टूडेंट EPG पाठशाला का निर्माण किसने हुआ है तो इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो EPG पाठशाला है जो आपका ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सों के बारे में है, जो जिसको मतलब आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो ये जो है वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके EPG पाठशाला भी देख सकते हैं और ई पाठशाला। तो ई पाठशाला में इस समय स्वयं और ये सारे चैनल हैं और इसको NCERT ने डेवलप किया है, ठीक है। और EPG आ जाए तो PG वाला, तो उसमें आपको मानव विकास संसाधन मंत्रालय को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था स्टूडेंट कि कह रहा इमेज या ग्राफ को प्रदर्शित करना, ठीक है, और उस महत्वपूर्ण पहलुओं और विगत संदेशों पर श्रोतागण का ध्यान आकृष्ट करना एक किस प्रोग्रामिंग का काम है। तो देखिए किस में ये होता है, जिसमें हम ग्राफ को दिखाते हैं और ये सारा शो करते हैं। तो ग्राफ जो होता है चार्ट को होता है और इमेज दिखाते हैं, तो ये क्या होता है पावर पॉइंट, इसको PPT कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट यानी PPT, ये किसको कहते हैं, इसी का काम है। इसमें हम जैसे स्क्रीन पर दिखा के वो जो बताने वाला जो होता है नरेटर या स्पीकर, वो आपको चित्र दिखाता है और स्क्रीन पर दिखाता रहता है और समझाता रहता है कि ये योजना है, ये प्लान है, ये काम करना है। इस तरह का आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया, प्रिंट संचिका किसके अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो किसको कहते हैं प्रिंट मीडिया संचिका, सॉरी मीडिया संचिका की बात करें तो मीडिया संचिका जो होती है वो क्या होता है, ब्लॉग नहीं होता है। यूनिकोड ये तो अक्षरों के लिए, लेटर्स के लिए एक अलग तरह का कोड डिसाइड करता है। पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट को ही मीडिया संचिका कहते हैं। पॉडकास्ट, अब पॉडकास्ट स्टूडेंट क्या है कि इंटरनेट पर फीड द्वारा, इंटरनेट के सहायता से फीड द्वारा आपके कंप्यूटर और मोबाइल में प्रसारित किया जाता है इंटरनेट के साथ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी कहानियों को, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जो लोग आपको बताते हैं उनके विचारों को सुन सकते हैं। किसी बुक को आप, कोई व्यक्ति आपके लिए आप अपने आवाज में उसको डब कर सकता है, कोई कहानी सुन सकते हैं, तो ये सब पॉडकास्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिका नहीं है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा स्टूडेंट, और आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो जानते हैं आप पेन पेपर लेके ही बैठिएगा अभी, और वीडियो फास्ट होगा तो स्लो कर लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा और नोट कर लीजिएगा। इंटरनेट पर देखिए उपलब्ध पत्रिका की बात की जाए तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए कि कौन सी पहले पत्रिका इंटरनेट पे है। तो कथाक्रम, तद्भव और पाखी, ये तीनों इंटरनेट पर है, ये तीनों इंटरनेट पर है। अगर पूछ लेगा कौन सा इंटरनेट पे है तो याद रखिएगा कथाक्रम, तद्भव, पाखी तो है ही, और आलोचना इंटरनेट पर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप नोट कर लीजिए हंस, कथादेश, तद्भव, ठीक है, ज्ञानोदय, नवनीत, प्रभात कुंज, लमही, पाखी, मनमीत, ये सारे चीजें यानी ये जो सारी पत्रिकाओं के नाम मैंने आपको बताया, हंस, कथादेश, तद्भव, नवनीत, प्रभात कुंज, लमही, ये सारे इंटरनेट पर उपलब्ध
पत्रिका है, ये याद रखिएगा, ठीक है, पूछ देगा इसी में से। अगला है ज्ञान दर्शन वेबसाइट का उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान दर्शन वेबसाइट के उद्देश्य की बात करें स्टूडेंट, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो देखिए शिक्षा का प्रचार प्रसार ये ऑप्शन और मतलब होता है, लेकिन इसमें सटीक उत्तर को बताना है। तो नवीन ज्ञान से छात्रों को परिचय कराना। सी, विभिन्न शैक्षिक प्रोग्रामों को प्रसारित करना। तो इसका सही उद्देश्य है विभिन्न शैक्षिक प्रोग्रामों को प्रकाशित करना, ठीक है। ज्ञान दर्शन पहले दूरदर्शन के साथ आज चल रहा था, अब ये स्वयंप्रभा चैनल का हिस्सा हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है आभासी कक्षाओं का माध्यम है। आभासी कक्षाओं का माध्यम क्या है? आभासी कक्षाएं मतलब आप समझ रहे हैं वर्चुअल क्लासेस। आजकल देखे ना कोविड में वर्चुअल क्लासेस चलने लगी, ऑनलाइन क्लास को ही वर्चुअल क्लास आभासी कक्षाएं कहते हैं। तो इस किस पे चलती हैं? जूम पर चलती हैं, गूगल मीट पर चलती हैं। किस पे चलती हैं? गूगल मीट और जूम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यूट्यूब पे तो चलता ही है, ये भी याद रखिएगा। किस फॉन्ट का प्रयोग के प्रयोग से हिंदी भाषा का प्रसार अत्यधिक हुआ है? तो देखिए हिंदी भाषा कंप्यूटर पे लिखने के लिए कृतिदेव का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। और दूसरा हिंदी का फॉन्ट लिखने का अगर हमको लिखना है तो हम जैसे अंग्रेजी में टाइम्स न्यू रोमन को चुनते हैं या एरियल को चुनते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हिंदी लिखने के लिए हमें फॉन्ट में जाके कृतिदेव को चुनना होता है। साथ ही साथ मंगल फॉन्ट का भी इस्तेमाल हिंदी लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को सूचना देने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? अब देखिए कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को सूचना देने वाला पत्र क्या है? तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से हम बताएं तो कार्यालय ज्ञापन जानते हैं क्या होता है? पहले नोट कर लीजिए, कार्यालय ज्ञापन जो होता है वो विभिन्न मंत्रालयों के बीच संदेश का आदान प्रदान। नोट करिए क्योंकि अगले प्रश्न पूछेगा कार्यालय ज्ञापन क्या है, तो आप ये जान लीजिए कि कार्यालय ज्ञापन विभिन्न मंत्रालयों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना है। बस आप इसमें राइट आंसर को मत देखिए, जो ऑप्शन बता रहा हूँ नोट कर लीजिए। अनुस्मारक जिसको रिमाइंडर कहते हैं कि कोई अगर आपने अधिकारी ने सूचना दे दिया तो उसको आपको फिर से दोहरा रहा है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको अनुस्मारक। अधिसूचना तो आप समझ ही रहे हैं कि किसी चीज के लिए सूचना का जारी करना। और परिपत्र, एक ही पत्र को कई लोगों को प्रेषित करने को परिपत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये परिपत्र तो एक ही कार्यालय में हो या एक ही पत्र को हम कई लोगों को भेजें, चाहे वो जैसे एक पत्र स्कूल जो होता है, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है सभी कॉलेजों को एक ही लेटर भेज देती है, तो परिपत्र है कि ये काम करना है, इसमें दिशा निर्देश दिए होते हैं, ठीक है। तो परिपत्र इस यहाँ पे उपलब्ध ऑप्शन में हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, परिपत्र। अगला प्रश्न है किसी सूक्ति अथवा कथन की व्याख्या को क्या कहते हैं? तो किसी सूक्ति या कथन की व्याख्या को क्या कहते हैं? जब व्याख्या करते हैं स्टूडेंट तो इसमें देखिए सूत्रीकरण मतलब फॉर्मुलाइजेशन, यानी सूत्रीकरण होता है कि किसी चीज को, बड़े चीजों को सूत्र में बांधकर छोटा कर देना, उसका एक नियम बना देना, इसी सूत्र पे चलेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। पल्लवन क्या होता है? किसी छोटी बातों को, देखिए जो पल्लवन ही आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, कोई किसी छोटी बातों को या छोटे संदेश को या छोटी सूचना को उसको बड़ा करके उसके छोटी छोटी बिंदुओं को समझाकर मतलब उसका व्याख्यान कर देना ही पल्लवन कहलाता है, ठीक है। तो ये आप आशा कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। तो पल्लवन करना मतलब किसी चीज का फैलाव करना, विस्तार करना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैं शब्द बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि पल्लवन क्या होता है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है संक्षेपण के लिए आवश्यक है। अब देखिए संक्षेपण के लिए क्या आवश्यक है, जो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संक्षेपण के लिए आवश्यक है। तो संक्षेपण तो कह रहा है केंद्रीय भाव का ग्रहण, बिल्कुल सही, मतलब मेन बात आनी चाहिए। केंद्रीय भाव मतलब जो संक्षेप में किसी चीज को, कोई बड़ी चीजें लिखी गई हैं 4 पन्ने में लिखी गई है, तो संक्षेप में मुख्य बिंदुओं को एक पास कर देना, उसके बातों को बता देना, वही संक्षेपण है। तो कह रहा है इसमें केंद्रीय भाव यानी मुख्य भाव का रहना, बिल्कुल सही। तरल तथा मिश्रित वाक्यों का प्रयोग, मतलब सरल और मिश्रित वाक्य तो रहेंगे ही क्या, ताकि कोई भी पढ़े तो समझ में आए। उदाहरण, दृष्टांत और मुहावरे का निषेध, यानी ये नहीं कि मुहावरे में बात की जाए, मुहावरे में बात नहीं की, मुहावरे में बातें अस्पष्ट होती है, इसलिए इसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। तो मुहावरे का निषेध बिल्कुल सही है। उपयोग सभी, तो ये सारी चीजें किसमें रहती हैं? संक्षेपण के लिए आवश्यक है। तो हम उपयुक्त सही के साथ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं ये नहीं कहता हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो ऑप्शन मैं आपको समझा दे रहा हूं ना उसी पे भी क्वेश्चन आएंगे, 2-4 और 2-4 तो सेम भी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवेदन संबंधित है। अब प्रतिवेदन स्टूडेंट, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन क्या? अब रिपोर्ट क्या है? घटना की रिपोर्टिंग, आयोजन की सूचना, किसी संस्था की बैठक, कार्रवाई लेखन, आदेश निर्गत करने से। तो देखिए प्रतिवेदन जो होता है वो रिपोर्ट है, वो घटना की क्रमवार सूचना, सटीक जानकारी, ये सब प्रदान करना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है, इसको प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्पाद अथवा सेवा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री। तो किसी उत्पाद अथवा सेवा के प्रचार प्रसार के लिए देखिए ऑप्शन लिखा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में लिख दिया था विज्ञापन, लेकिन इसको आप समझिए कि किसी उत्पादन अथवा सेवा के प्रचार प्रसार के लिए इसको विज्ञापन पढ़िएगा, विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, प्रचार प्रसार विज्ञापन के थ्रू ही होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है, कृतिदेव फॉन्ट की लिपि है किसकी? हिंदी की। हिंदी किसकी है? देवनागरी। तो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। कृतिदेव फॉन्ट की लिपि क्या है? देवनागरी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? नौकरी कैसे मिलेगी? अगर आपको कहीं नौकरी लेने की, मान लीजिए किसी ऑफिस में गए, आपको चाहिए नौकरी, तो आप एक लेटर लिखेंगे ना, तो उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर यानी आवेदन पत्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आवेदन पत्र। नौकरी के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या होता है? आवेदन पत्र होता है। और आवेदन पत्र कैसा लिखा रहता है? हमेशा ये आपका फॉर्मल होता है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, औपचारिक होता है, यानी फॉर्मल मतलब किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अपने निर्णय, घोषणा, निर्देश आदि को प्रेस के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली सामग्री को कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था अपने निर्णय को जो वो घोषित करती है और उसको प्रेस के माध्यम से जो प्रसारित करती है, यानी जो कोई निर्णय ली है संस्था, घोषणा करती है या कुछ बताना चाहती है, सरकारी या गैर सरकारी संस्था, तो वो किसका, देखिए, तो जब सरकारी या गैर सरकारी संस्था अपने निर्णय, घोषणा, निर्देश आदि को प्रेस के माध्यम से प्रसारित करती है तो उसको प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रेस के माध्यम से जब जारी हो जाता है, जैसे प्रेस विज्ञप्ति में बता दिया कि हमारी कंपनी का ये प्लान है, या हम ये नियम, या आपका पैसा है तो इतने तारीख से बंटना शुरू होगा, और इसके ये नियम है, आपको ये, तो ये सारी प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं स्टूडेंट, प्रेस विज्ञप्ति। और इसमें थोड़ा सा आपको अधिसूचना में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अधिसूचना जानते हैं? अधिसूचना जो है वो गैर सरकारी अधिसूचना जो होती है वो सरकारी गैजेट में छापी जाती है। उसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि उसको सरकारी गैजेट में छापा जाता है और वो सरकार के लिए, सरकारी घोषणाओं के लिए होती है। इसमें सरकारी अथवा गैर सरकारी नहीं आएगा, ठीक है। अगर यही जो हमारा ऑप्शन में लिखा है सरकारी अथवा गैर सरकारी, तो गैर सरकारी को ले लेंगे तो गैर सरकारी सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देगा, लेकिन सरकारी और उसको बड़े स्तर पर सब बताना है तो उसको अपना अधिसूचना जारी करनी पड़ती है, ठीक है। ये प्रश्न है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पीपीटी किसको कहते हैं? तो पावर, अब बोला पीपीटी क्या है, तो पीपीटी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। इसी के थ्रू चार्ट, इमेज को दिखाकर किसी बिंदुवार आपको स्क्रीन पर समझाते हैं। आजकल इसके माध्यम से आप देखते हैं यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। फेसबुक माध्यम की प्रकृति है व्यक्तिगत, सामाजिक, सरकारी। तो फेसबुक कैसा माध्यम है? सामाजिक। कैसा है? फेसबुक से आप सोशल कनेक्ट होता है ना। फेसबुक माध्यम कैसा है? अकाउंट व्यक्तिगत होता है लेकिन कनेक्ट किससे करता है? समाज से करता है, तो सामाजिक है। अगला है ब्लॉग की प्रकृति है। तो ब्लॉग मतलब अगर आपको कहीं जाना हो तो आप जानना चाहेंगे, जैसे आपको मसूरी जाना हो तो आप क्या करते हैं? अच्छे लोग क्या करते हैं? ब्लॉग पढ़ लेते हैं कि मसूरी में कौन सी घूमने लायक जगह है, क्या है। वो इंटरनेट पे जाके जब आप पढ़ते हैं, पूरी जानकारी जो दी जाती है किसी जगह के बारे में, वो स्थल के बारे में, घूमने दार्शनिक स्थल, पार्क, ये सबकी जानकारी वो दी जाती है, तो ये कहलाती है ब्लॉग। तो ब्लॉग में की प्रकृति क्या है? तो ब्लॉग व्यक्तिगत होता है, समाज को लेकर नहीं आप ब्लॉग पढ़ने जाते हैं। फेसबुक पे आप समाज से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, सोशल होता है, लेकिन ये ब्लॉग की प्रकृति कैसी है? व्यक्तिगत। और ब्लॉग कभी सरकार नहीं कर सकती, ये बात जान लीजिए। सरकार जो करेगी वो सूचना और जन संदेश जागरूकता के तहत करेगी। ब्लॉग जो होता है फायदे के लिए कोई व्यक्ति उसको वेबसाइट को बनाता है और आपको सूचना देता है, जिसपे आप देखते हैं तो उसको कुछ पैसे जनरेट होते हैं। और सरकार का जो होता है, सरकार आपको सरकार ब्लॉगिंग नहीं कर सकती है, यानी पैसे नहीं कमा सकती है सूचना देके। अगला है कार्यालयी हिंदी के प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? तो वाणिज्यिक, विधिक, प्रशासन, उपयुक्त, सभी। तो देखिए कार्यालयी हिंदी का प्रयोग सभी में होता है, ठीक है। जो ऑप्शन ये क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ कहाँ होता है, तो सब जगह होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वाणिज्य में, विधि में, प्रशासन में, सब जगह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कौन सी विशेषता कार्यालय पत्र की नहीं है? तो कार्यालय पत्र की विशेषता क्या नहीं है? सुस्पष्टता, यथार्थता, शालीनता, बौद्धिकता, ठीक है। तो देखिए जो कार्यालयी पत्र की विशेषता, सुस्पष्ट होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, शालीनता मतलब शालीनता, और बौद्धिकता। तो बौद्धिकता इसमें नहीं है, इसमें बौद्धिक, इसमें उसको अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना होता है। शालीनता, सॉरी, शालीनता का होता है बौद्धिकता। बौद्धिकता मतलब आप कितने विद्वान हैं। तो कार्यालयी पत्र में बौद्धिकता नहीं दिखानी होती है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको निकालना, एक को नहीं बताना है, तो बौद्धिकता। लेकिन सुस्पष्ट, यथार्थ और शालीनता मतलब सभ्य भाषा में बताई जाने वाली चीजें होती है शालीनता के साथ, ठीक है। अगला है कार्यालय आदेश का उद्देश्य क्या होता है? अवकाश मतलब कार्यालय से जो आदेश आएगा, कि जैसे आप किसी कंपनी या सरकारी या ऑफिस में है तो उससे एक कार्यालय आदेश जारी होता है। उसका क्या मतलब होता है? वो किसी अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के मतलब आदेश आ गया, आपने एप्लीकेशन दिया, आदेश आया कि आपका स्वीकृत हुआ, नहीं हुआ। नियुक्ति और पदोन्नति एकदम सही है। स्थायीकरण अथवा स्थानांतरण की सूचना कार्यालय के आदेश है कि इनकी पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग यहाँ की जाती है, सही है। तो उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, सामान्य रूप से पत्रों के वांछित उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होते, किसी आदेश के अनुक्रमण के अनुपालन की सूचना नहीं मिलती, तब क्या भेजा जाता है? तो देखिए जब भेजा जाने की बात करें कि जब इसको जब पालन नहीं होता आदेश का, या किसी चीजों के उत्तर समय पे जब प्राप्त नहीं होते हैं, तो अनुस्मारक, जिसको रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? देखिएगा हिंदी के शब्द अलग हैं और थोड़ा सा आप उसको अंग्रेजी से समझ पाएंगे। इसको रिमाइंडर कहते हैं। जब जैसे
कोई आपने कोई पत्र अधिकारी ने भेजा है और जूनियर अधिकारी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया या कुछ कार्रवाई करने का निर्देश आता है तो रिमाइंडर आता है कि क्या हुआ बताइए, अवगत कराइए, तो उसको रिमाइंडर यानी अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है, छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को रिमाइंडर नहीं भेजता है, बड़ा अधिकारी ही छोटे अधिकारी को या बड़ा विभाग ही छोटे विभाग को ही रिमाइंडर भेज सकता है, जिसको अनुस्मारक कहते हैं। किसी मंत्रालय द्वारा संबंधित विभाग, प्रभाग, अनुभाग या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश की सूचना को कहते हैं। तो मंत्रालय जो अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर जो सूचना निकालेगा उसको क्या कहते हैं? उसको कार्यालय आदेश कहते हैं। समय समय बताया ना, कार्यालय आदेश कि समय समय पर सूचना देगा, अब ये करना है या ये नियम बदल गया है, कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले वाली गई सूचना कार्यालय आदेश कहलाती है। अगला क्वेश्चन होगा, सार्वजनिक स्तर पर सरकारी आदेश, प्रस्तावों, नीतियों, निर्णयों को विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर सरकारी आदेश, प्रस्ताव, नीतियों को विस्तृत रूप से प्रचार करने के लिए स्टूडेंट हम बात करें कि देखिए अब ये सार्वजनिक स्तर पर सरकारी आदेश, यहाँ पे गैर सरकारी मैंने बताया था ना, गैर सरकारी होता तो प्रेस विज्ञप्ति, अब यहाँ पे लिखा है सरकारी आदेश। तो देखिए सरकारी आदेश को और प्रस्ताव नीतियों को विस्तृत, तो देखिए प्रेस विज्ञप्ति सरकारी और गैर सरकारी दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन जो अधिसूचना होती है वो बस सरकारी निकालते हैं, और बड़े स्तर पे बड़ी सूचना देने के लिए इसको सरकारी गैजेट में ही छापा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको मिड टर्म पेपर के भी क्वेश्चंस बता दें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला है, व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अगर व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए कार्यालय, सरकारी पत्र, आदेश, आवेदन पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनौपचारिक पत्र, तो व्यक्तिगत यानी दो अधिकारियों के बीच में कोई मामला या दो विभागों के बीच में, दो अलग अलग अधिकारियों के बीच में, जो दो अलग अलग विभाग के अधिकारियों के बीच कोई मामला है तो ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश से सरकारी अधिकारियों के बीच विवाद का भी निपटारा किया जाता है। मैंने बताया ना, आदेश दिया जाता है, तो इसका राइट रहेगा कि आपका कार्यालय आदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी निर्माण, सार्वजनिक निर्माण, माल आपूर्ति के निर्माण में प्रकाशित सूचना, यानी कोई निर्माण करा रहा है और माल आपूर्ति आदि के चक्कर में उसको चाहिए, सरकार कुछ बनवाना चाहती है तो क्या निकालती है? टेंडर निकालती है सर, कि यहाँ निर्माण होगा, जो कम पैसे में टेंडर भरेगा, जो कम पैसे में बोली लगाएगा टेंडर उसको दिया जाएगा, तो निविदा उसको कहते हैं। ठीक है, टेंडर। अगला क्वेश्चन है, विस्तार में लिखे गए विषय अथवा बातों को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत करना। देखिए विस्तार में लिखी बातें को संक्षेप में लिख देना क्या कहलाता है? पल्लवन, टिप्पण, संक्षेपण, प्रतिवेदन। तो देखिए संक्षेपण कहता है, विस्तार में लिखी बातों को छोटा करके बता देना, यानी बड़ी 4 पन्ने की रिपोर्ट को 1 पन्ने में बता देना, संक्षेप कर देना, वो संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अगला, किसी संगठित या गुम्फित विचार अथवा भाव को विस्तार को क्या कहते हैं? देखिए जब बात का विस्तार करेंगे, संकुचित या छोटे में कोई बात लिखी गई है, जैसे कोई परिभाषा दे दी गई है, उस परिभाषा के अंदर बहुत सारे बिंदु आ रहेंगी, तो उसको विस्तार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पल्लवन कहलाती है। पल्लवन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो फैलाव करना, पल्लवन मतलब बताया था फैलाव करना, वो ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए और मतलब उसको भाषा शैली और चीजों पे अच्छी पकड़ होना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझा सके। ठीक है, अच्छे एवं प्रभावशाली विज्ञापन के गुण क्या है? मतलब भाषा सरल, आकर्षक, बोधगम्य, सही। विज्ञापन लेख के साथ अभिव्यक्ति के परक चित्र भी होने चाहिए। विज्ञापन लेख के साथ ही साथ विज्ञापन में चित्र तो होना चाहिए ना, बस लिख के विज्ञापन नहीं ना देंगे। विज्ञापन लेख रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, मतलब लोग उसमें अट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल सही, तो ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हिंदी में आलोचन, प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन किसके लिए प्रयोग? तो देखिए आलेखन, प्रारूप लेखन या मसौदा लेखन को हम क्या कहते हैं? इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, अंग्रेजी शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसको प्रारूपण, तो ड्राफ्ट और इन सब जो इसको क्या कहते हैं? प्रारूपण। ये मसौदा लेखन ये क्या कहता है? प्रारूप, और इसको तैयार करने की तो ये क्या कहलाती है? तो ये प्रारूपण है, ड्राफ्टिंग कहलाती है। ठीक है, यानी जो हमारे ये जो आलेखन, प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन होते हैं, जिससे मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया होती है, जिसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है, जिसमें राइट आंसर हमारा प्रारूपण हो जाएगा। ठीक है, मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? प्रारूपण। अगला नोटिंग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? देखिए नोटिंग, नोटिंग मतलब नोट कर दीजिए। तो जैसे किसी को आप इसका राइट आंसर बता दे रहे हो, टिप्पण। जैसे आपने किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, सर मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा ये काम फंसा हुआ है, इसको मेरा यहाँ पानी का निकासी नहीं हो रहा, रोक मेरा, तो वो तुरंत सक्षम अधिकारी को उसी पे आपके लेटर पे लिख के देता है कि महोदय, जैसे लेखपाल को भेज दिया तो लिखा कि लेखपाल महोदय व्यक्तिगत सूचना पे उचित कार्रवाई करने का, या पुलिस को कुछ दे दिया कि उचित कार्रवाई करके अवगत कराया जाए, तो वही लिख दिया, उसी को नोटिंग कहते हैं। यानी अगर कि जो कोई पत्र होता है उस पर विशेष टिप्पणी जो लिख दी जाती है उसी को नोटिंग कहा जाता है, इसको टिप्पण कहा जाता है, इसी को नोटिंग कहते हैं।
नोट करने के तरीके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टिप्पण लेखन की नहीं है? तो टिप्पणी कैसी होती है? आप एप्लीकेशन बड़ा लिखेंगे, लेकिन जो टिप्पणी लिखी जाएगी संक्षिप्त होगा, सुगम होगा, समझने लायक होगा, क्रमबद्ध होगा, रूपरेखा। तो कौन सी नहीं है? तो देखिए, संक्षिप्त होगा, सुगम होगा, रूपरेखा नहीं उसमें होती है कि ये पहले लिखना, श्रीमान लेखपाल महोदय, वो अधिकारी नहीं लिखेगा, रूपरेखा उसकी तय नहीं करेगा, सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो उसमें क्रम, ये जो चीज है उसमें रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें ये नहीं है कि वो छोटे अधिकारी को लिखेगा या किसी अधिकारी को जांच के लिए देगा, तो जो टिप्पण होगा उसमें रूपरेखा वो फॉलो नहीं करेगा। छोटे लोग बड़े के लिए रूपरेखा का फॉलो करते हैं। अगला है, कार्यालय हिंदी किस रूप में भाषा और बुद्धि दोनों की परिचय। तो कार्यालय हिंदी के किस रूप में भाषा और बुद्धि, ये देखिए जो हमारा पल्लवन होता है, मैंने बोला ना पल्लवन के लिए व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए। जैसे जब कोई बड़ा चीज, छोटे चीज में कोई फार्मूला या कोई निष्कर्ष या कोई ऑर्डर पास हो जाता है, जैसे कोर्ट से जैसे कोई ऑर्डर आ गया कि अनुच्छेद ये कहता है, तो अनुच्छेद की व्याख्या करना एक तरह से पल्लवन हुआ। यानी कोई छोटी सी बातें उसको बड़ा उसको आपको विस्तार में करके समझा देना, इसके अंदर ये बातें, ये बिंदु है इसके अंदर समाहित है, तो वो पल्लवन होता है। इसमें भाषा और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। यानी जो व्यक्ति समझाएगा वो आपको रफ लैंग्वेज यानी नॉर्मल भाषा में नहीं समझाएगा, अच्छे से समझाएगा, और उसका भाषा शैली और बुद्धि दोनों की परीक्षा रहती है। अगला जो 37वां क्वेश्चन है, विचाराधीन पत्रों के निस्तारण के सरलता के लिए उस पर लिपिक सचिव अधिकारी द्वारा जो आख्या लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो विचाराधीन पत्रों के निस्तारण के लिए उस पर लिपिक सचिव को जो आख्या लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए वही बात है, विचाराधीन पत्रों पर जो लिखी जाती है टिप्पण कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेब पेज होस्टिंग क्या है? यानी वेब पेज को होस्ट करना क्या है? तो इंटरनेट पर जब आप जाके किसी वेब पेज को पर सेव करने के लिए जगह का आवंटन करते हैं, किसी वेब पेज को संचित सेव करने के लिए जगह का आवंटन, यानी ये आपका पेज है, ये आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का पेज है, तो ये क्या होगा? इसी को वेब पेज होस्टिंग कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला, सामूहिक ब्लॉग के संपादक को किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक ब्लॉग का संपादक, देखिए जो ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं, और जो कहते हैं सामूहिक ब्लॉग का संपादक क्या होगा? मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब जो कमेंट वमेंट आते हैं ना, उस चीजों को रिफाइन जो करता है वो मॉडरेटर होता है, ठीक है। तो मॉडरेटर, काउंसलर, निर्देशक, ठीक है। तो मॉडरेट जो होता है वो काट छाट, संपादक भी काट छाट करता है, लेकिन ये टिप्पणी का जवाब और वो सारी चीजों को का जवाब देता है, तो इसमें निर्देशक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसको निर्देशक कहेंगे, जो आपका ग्रुप ब्लॉगिंग का वो होगा संपादक। लास्ट क्वेश्चन है, फेसबुक पेज पर एक अकाउंट में कितने लोग जुड़ सकते हैं? तो 6000, 10,000, 5,000। राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा, फेसबुक के एक अकाउंट में 5,000 लोग जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए मिड टर्म का पेपर भी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। मिड टर्म में देखिए क्या आया है, HND 105 का है, ये देख सकते हैं आप। मिड टर्म का पेपर हमने आपके लिए बहुत मुश्किल से ढूंढ निकाला, और आपके रिक्वेस्ट पे ही स्टूडेंट हमने मिड टर्म के पेपर को भी करना शुरू किया है। इसके लिए देखिए, अब इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो कर दूंगा, तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पाएंगे। और देख लेते हैं मिड टर्म में हिंदी में क्या है। कार्यालय पत्र के कितने प्रकार होते हैं, परिचय दीजिए। तो कार्यालय पत्र उसके प्रकार को बारे में आप बताएंगे कि जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें कितने प्रकार होते हैं, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। इस कोशिश करेंगे स्टूडेंट इसके सारे आंसर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दें। यहाँ पे बस हम क्वेश्चन बताएंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। दूसरा प्रश्न देख, तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया कि कार्यालय पत्र के प्रकार आपको बताने, परिचय देना है, अच्छे से लिखना है। इसमें से आपको 3 प्रश्न करना होगा स्टूडेंट, ये आपको पता है ना, 6 प्रश्न में से 3 ही करना है। दूसरा है, बाजार आधारित समाज में विज्ञापन का महत्व क्या है? यानी बाजार आधारित समाज हो गया है, उसमें विज्ञापन क्या करता है? लोगों को लुभाता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, और ये सारी चीजें हैं, तो ये सब आप बताएंगे अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण और पल्लवन। देखिए मैंने बताया संक्षेप में कर देना, और पल्लवन ये आपको समझा दिया। अगर आप समझने पे ही अगर लिख लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला PPT से आप क्या समझते हैं? प्रभावी प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार सहयोगी है? तो PPT से आप पावर पॉइंट जो होता है, इसमें क्या होता है? पावर पॉइंट आप कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जो छात्र पढ़ेंगे वो समझते हैं कि इसमें ग्राफ, चित्रों का निरूपण होता है, जिससे बातें जो वक्ता बोलता है वो अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि उससे संबंधित बातें स्क्रीन पर दिखाई देती है। ये सब आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है कि प्रतिवेदन क्या है, इसको आपको बता दीजिएगा, इसकी कुछ विशेषताएं बता दीजिएगा, क्या इसमें शामिल है, क्या नहीं शामिल है, ये बता दीजिएगा। और अगला, ई पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये तो आपको क्वेश्चन में भी दिख जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने कोशिश की है कि ई पुस्तकालय जिसमें डिजिटल और ऑडियो वीडियो लर्निंग सब कुछ अवेलेबल होता है, ये डिजिटल पुस्तकालय होती है और ये ऑनलाइन होती है। तो ये सारी बातें आप बताने के बाद इसका महत्व क्या है, छात्र दूर रह के कैसे शिक्षा प्राप्त कर सके, ये सारी बातें आप अपने आंसर में ऐड करेगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, हमारे चैनल को शेयर करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा स्टूडेंट, ताकि हम आपके लिए और सारे वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच। आपका पेपर सबसे अच्छा हो। माय डिड यू यूनिवर्सिटी फैमिली जो है आपको वेल विशेस देता है। थैंक यू।
बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को फ्रेंड्स के बीच शेयर करना, क्लासमेट्स के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। इससे स्टूडेंट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक यूट्यूब एजुकेटर को और क्या चाहिए कि आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसको सपोर्ट करिए और हम आपके लिए यूजफुल कंटेंट हमेशा की तरह लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कार्यालय हिंदी से अभिप्राय, यानी इसका क्या मतलब है, इससे क्या अभिप्राय है। तो कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी से, और दूसरा ऑप्शन कर रहा है जन सामान्य में प्रयोग की जाने वाली हिंदी से। तो स्टूडेंट कार्यालय हिंदी से अभिप्राय कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी से ही है, जन सामान्य में प्रयोग कार्यालय हिंदी का प्रयोग नहीं किया है। तो स्टूडेंट बहुत जगह आपको ए बी दोनों मिल जाएगा, तो हमेशा जरूरी नहीं कि ए बी दोनों वाला या उपयुक्त सभी सही होगा, ठीक है, लेकिन आपको अपना दिमाग लगा के अच्छे से आंसर करना है। तो कार्यालय हिंदी जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है, ऑफिस में, स्कूल्स में, लेटर्स लिखने में, न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन में, पत्र पत्रिकाओं के छपाई में, तो उसमें जो प्रयोग की जाती है वो कार्यालय हिंदी होती है। अगला प्रश्न, पत्र की विशेषता होती है। पत्र की क्या विशेषता होती है। तो स्टूडेंट पत्र तो कह रहा है प्रभावोत्पादकता, विचारों की मतलब प्रभावकारी हो, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप में हो और संपूर्णता हो, मतलब पूरी बात कहे, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारे फीचर्स हो जाते हैं आपके किसके, पत्र की ये विशेषता होती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट। स्टूडेंट पेपर को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर्स करिएगा। पत्र के प्रकार होते हैं। स्टूडेंट पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये दोनों दिया हुआ है, ए बी यहाँ पे हम दोनों सही रहेगा। एक को हम फॉर्मल लेटर और दूसरे को इनफॉर्मल। तो एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक पत्र होता है। जो हम मित्र को, परिवार को, सदस्यों को लिखते हैं वो अनौपचारिक होता है। लेकिन हम जो कॉलेज, स्कूल, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं वो क्या होता है, अनौपचारिक, वो आपका फॉर्मल होता है, जिसको औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक पत्र हम मित्रों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्र के भाग क्या होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कर रहा है। संबोधन और अभिवादन, बिल्कुल ये पत्र में होता है। विषय वस्तु, यानी आप किस विषय पे लिख रहे हैं, बिल्कुल ये भी होता है। और अगला कह रहा है मंगल कामनाएं, हाँ विशिंग। अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो मित्रों को, चाहे छोटे भाई को आशीर्वाद तो देंगे ना, मंगल कामनाएं करेंगे ना अच्छे जीवन की। तो ये सारी होती है, तो उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें पत्र में होती है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्योंकि ये किसी विशेष प्रकार के पत्र की बात नहीं पूछा है, ये किसी भी पत्र में पूछा है क्या क्या होता है। तो ये सब चीज होता है, ठीक है। इस पे आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। तो प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब स्टूडेंट किसी स्टेटमेंट को अच्छे से बहुत उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के व्याख्यान कर देना, बड़ी बड़ी बातें बताना। तो औपचारिक पत्र में क्या नहीं होता है। तो बिल्कुल औपचारिक मतलब जो स्टूडेंट आप कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने लिखते हैं, स्कूल टीचर्स को लिखते हैं, या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी समस्या के निदान के लिए किसी कार्यालय को लिख रहे हैं, तो उसमें प्रशस्ति का जिक्र नहीं होता है। तो औपचारिक पत्र में प्रशस्ति का जिक्र नहीं होगा। लेकिन अनौपचारिक पत्र जो मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बहनों को लिखेंगे वहां पे जिक्र होगा। तो प्रशस्ति में क्या नहीं, प्रशस्ति नहीं होता। बाकी अभिवादन तो होता है कि गुड मॉर्निंग या जो भी है आप, या कहते हैं ना गुड मॉर्निंग मतलब नमस्ते या सादर अनुगत कराना। तो अभिवादन तो होता है, समाप्ति भी होती है, लेकिन प्रशस्ति औपचारिक पत्र में नहीं होती है, ये अनौपचारिक पत्र में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसके लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो आवेदन पत्र आप क्यों देते हैं। अवकाश के लिए लिखते हैं, फीस माफी के लिए लिखते हैं, नौकरी के लिए लिखते हैं। तो तीनों के लिए लिखते हैं। और तीनों के लिए किस तरह का पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र आप लिखते हैं। तो डी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा कि तीनों के लिए लिखा जाता है पत्र। अगला क्वेश्चन, सरकारी और शासकीय पत्र की विशेषता नहीं होती। तो क्या विशेषता नहीं होती है। तो सरकारी और शासकीय पत्र की, सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है स्टूडेंट। सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं, नहीं, पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, क्योंकि इसमें हमको फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। अनौपचारिक मित्र बंधु की तरह जो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो हम रिश्तेदारों को लिखते हैं, ठीक है, मित्रों को लिखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, सरकारी पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। यह संक्षिप्त और संतुलित होते हैं सरकारी पत्र, बिल्कुल। और राजभाषा की शब्दावली होती है, हाँ, इसमें जो राजभाषा की शब्दावली होती है सरकारी पत्र में, ठीक है, कार्यालयी भाषा का प्रयोग पूरा किया जा सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरफ से औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा विशेषता नहीं में आ जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, कार्यालय आदेश, जो कार्यालय आदेश होता है यानी ऑफिशियल ऑर्डर होता है, उसमें होता है कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी होता है, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण की सूचना, किसी कुछ कर्मचारियों को चेतावनी, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल जो कार्यालय पत्र है स्टूडेंट, उसमें ये सब हो सकता है। कार्यालय के नियम की जानकारी कार्यालय लेटर से दे दी जाएगी। एक किसकी किसमें किस अधिकारी का किस मतलब किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, उसकी सूचना मिलेगी। कुछ कर्मचारियों को चेतावनी भी दी जा सकती है कार्यालय आदेश में, आदेश आएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो डी वाला आंसर सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सर्कुलर। सर्कुलर स्टूडेंट क्या होता है। सर्कुलर जो चारों तरफ कोई चीज निकाला जाता है, जिसको चारों तरफ फैलाना होता है, मतलब सबको सूचित कर देना होता है। तो इसको हिंदी में सर्कुलर को क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी शब्द सर्कुलर के लिए स्टूडेंट, इसमें अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ आप उसका हिंदी भी समझेंगे, क्योंकि ये कार्यालय हिंदी होता है और ये अंग्रेजी का ही हिंदी रूपांतरण होता है ज्यादातर, ठीक है, तो उसको परिपत्र कहते हैं।
ENG 104 में स्टूडेंट इस सब बातों को मैंने बताया। साथ ही साथ बताऊंगा स्टूडेंट 2023 के अलावा 2022 का भी वीडियो प्रीवियस ईयर का हमने अपने चैनल पे अपलोड रखा है, तो आप बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक ही पास मिल जाएंगे स्टूडेंट। साथ ही साथ हम एक मैराथन वीडियो भी आपका 22-23 मिला के कर देंगे। अगर आप चाहते हैं हम मैराथन करें तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर मैराथन वीडियो ले आइए, तो हम आपके लिए 22 और 23 के सारे प्रश्नों को एक वीडियो में मास्टर वीडियो के रूप में संकलित कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञापन के कार्य नहीं होते हैं, तो विज्ञापन के क्या कार्य नहीं होते हैं? तो विज्ञापन क्या करता है? नवीन वस्तुओं सेवाओं की सूचना देता है। टीवी पे ऐड देखते हैं ना, ऐड मतलब विज्ञापन, तो नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देता है। उपभोक्ताओं के में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल करता है, दोनों सही हो गया। सरकार को सलाह देता है, नहीं, तो सरकार को सलाह नहीं देता है, तो यही सरकार को सलाह विज्ञापन क्यों देगा? विज्ञापन का काम है ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाना, उनको अपने उत्पाद की तरफ खींचना, तो सरकार को सलाह देने का काम विज्ञापन नहीं करता है। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करता है, बिल्कुल उनकी याददाश्त को प्रभावित करता है। वो पहले कुछ और लेना चाहते थे, लेकिन वो नए नए ऐड दिखाकर, नए नए विज्ञापन दिखाकर उनको अपनी तरफ लुभाकर, पुरानी बातें भुलाकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो विज्ञापन का कार्य ए, बी और डी वाला होगा, सी वाला नहीं होगा, तो ये विज्ञापन के कार्य नहीं है सरकार को सलाह देना। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञापन की विशेषताएं होती हैं। विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है, अभी ये मैंने बताया ही, बिल्कुल होती है। विज्ञप्ति वस्तु की मुख्य विशेषता पे बल होता है, तो विज्ञप्ति यानी विज्ञापन में वस्तु की विशेषता की, इसमें क्या क्या गुण है, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, ये कर देता है वो कर देता है। टीवी पे तो इतना सारा ऐड आप देखते ही हो, तो ये भी होता है। तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति, हाँ बिल्कुल होती है। तो उपयुक्त सभी, तो यही सब एक अच्छे विज्ञापन को सफल भी बनाते हैं। तो स्टूडेंट उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फ्रेंड से जरूर शेयर करेगा, क्योंकि स्टूडेंट इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियोस एग्जाम टाइम में अपने एग्जाम को में से भी आपके लिए समय निकालकर आपके लिए भी करते हैं, क्योंकि हम वीडियोस करते रहते हैं, तो आपका एक सपोर्ट और शेयर बनता है, सब्सक्राइब तो बन ही जाता है। ठीक है, प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है। स्टूडेंट प्रारूपण के लिए हम किस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं? तो प्रारूपण के लिए हम ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने बोला ना स्टूडेंट, अंग्रेजी और हिंदी शब्द दोनों क्या याद रखना है। ड्राफ्टिंग देख लीजिएगा, सर्कुलर देख लीजिएगा, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है, इसको जान लीजिएगा। ठीक है, टिप्पणी देख लीजिएगा, टिप्पण जो होता है इसके लिए देख लीजिएगा, ये सारी चीजों को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें प्रारूपण की विशेषता है, तो प्रारूपण की क्या विशेषता है? ठीक है, तो प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग की क्या विशेषता है? शुद्धता और पूर्णता, बिल्कुल सही है। पहला वाला स्पष्टता और संक्षिप्तता, ये भी सही है। विशिष्टता और तथ्यपरकता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो सब जब सही है तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, टिप्पणी व अभिव्यक्तियां हैं, टिप्पणी वे अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संदर्भ में लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी टिप्पणी वो अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन, जिस पत्र में विचार किया जाता है उसके ऊपर अधिकारी या कोई भी एक टिप्पणी लिखता है ना कि ये काम किया जाए, तो वो मतलब आप कोई पत्र लिखते हो, उस पर अधिकारी टिप्पणी लिख के छोटे अधिकारी को या किसी चीज को निर्देशित करता है, तो वही टिप्पणी कहलाती है। तो उससे निपटाने, जिससे क्या होता है, काम को निपटाने में आसानी होती है। तो ये परिभाषा किसने दी है टिप्पणी के ऊपर? तो टिप्पणी की ये परिभाषा दी है प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, प्रोफेसर श्रीराम के लिए। तो टिप्पणी क्या होती है? जब आप कोई पत्र या विचाराधीन पत्र किसी अधिकारी को देते हो, तो वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले लेता कि ये होगा, वो संबंधित अधिकारी को टिप्पणी लिख देता है कि कृपया टीम गठित करके कार्रवाई करें, अवगत कराएं, संज्ञान लें, ऐसा लिख के दे देता है, तो वही टिप्पणी कहलाती है। और इसको दिया है प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने, इस परिभाषा को दिया है। तो स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, टिप्पण की विशेषता नहीं। स्टूडेंट साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे हो उसमें आंसर को क्रॉस चेक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक है उसके आंसर बहुत सारे गलत है, तो उस पर आप बिल्कुल रैंडमली विश्वास मत करिएगा, आंसर को क्रॉस चेक करके कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, टिप्पण की विशेषता नहीं है, तो टिप्पण की क्या विशेषता नहीं है? संक्षिप्त होता है टिप्पण, बिल्कुल होता है। तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, एक पक्षी काम नहीं करता है, बिल्कुल होता है। तटस्थ होता है, क्रमबद्धता या नियम से होता है, बिल्कुल। अस्पष्टता, तो अस्पष्टता मतलब टिप्पणी स्पष्ट होना चाहिए, टिप्पण जो है, सॉरी टिप्पण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्टता उसकी विशेषता नहीं है। स्पष्टता रहता तो उपयुक्त सभी को हम मानते कि ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं? तो मुख्य टिप्पण को के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो जब प्रारंभिक टिप्पण को हम मुख्य टिप्पण कहेंगे। ठीक है, प्रारंभिक टिप्पण को, जैसे टिप्पण के प्रकार पढ़ेंगे तो प्रारंभिक टिप्पण को ही हम मुख्य टिप्पण के नाम से जानते हैं। संक्षेपण के प्रकार, संक्षेपण कितने प्रकार के होते हैं? तो धारा प्रवाह संक्षेपण और सारणिक संक्षेपण, ये दोनों इसी के प्रकार होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। संक्षेपण के दोनों प्रकार होते हैं, तो ए भी हमारा दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण की विशेषता नहीं है, तो संक्षेपण की क्या विशेषता है? संक्षेपण मतलब जो संक्षेप, उसका नाम से ही पता चला संक्षेप में ये सारा काम होगा, तो संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होता है, बिल्कुल होना चाहिए। बी करा, संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल यही ऐसा होना चाहिए। संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, संक्षेपण में केंद्रीय भाव मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, उसका भाव निकलना चाहिए, और ये कह रहा है नहीं निकलना चाहिए, तो ये गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसमें होना चाहिए केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए, अगर ये रहता तो ये इसकी विशेषता मानी जाती, नहीं होने के नाते ये इसकी विशेषता नहीं मानी जाएगी। और संक्षेपण का विस्तार नहीं होना चाहिए, विस्तारित रूप में नहीं होना चाहिए। अगर विस्तारित रूप में लिख देंगे तो उसको संक्षेपण कहेंगे ही नहीं, उसको विस्तारित पल्लवन कहेंगे। जब कोई चीज विस्तारित रूप में बताया जाएगा तो उसको संक्षेपण न करके क्या कहा जाएगा? पल्लवन कहा जाएगा।
अगला क्वेश्चन संक्षेपण है। संक्षेपण क्या है? मूल संदर्भ का विस्तृत रूप है। देखिए, अब मूल संदर्भ यानी जिसके बारे में कुछ बताना हो, कोई जो संदर्भ हो, जो विषय वस्तु हो, उसका विस्तारित रूप ही पल्लवन कहलाता है स्टूडेंट। ये क्या हो जाता है? ये आपका पल्लवन हो जाता है, विस्तारित रूप। संक्षेपित रूप जो होता है स्टूडेंट, संक्षेपित रूप जो होता है वो संक्षेपण होता है। संक्षेप, तो संक्षेप में ही संक्षेप, मैंने बताया ना, संक्षिप्त रूप से ही संक्षेपण मिला है, कभी विस्तारित रूप नहीं, वो नहीं हो सकता। और मूल संदर्भ से भिन्न हो जाएगा तब तो वो कुछ भी नहीं कहलाएगा। जब यानी जिस मुद्दे पे बात करनी उस मुद्दे से बात ना करके कोई और मुद्दे पे बात होगी तो न संक्षेपण है न पल्लवन है, कुछ नहीं है। तो संक्षेपण होता है मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पल्लवन का शाब्दिक अर्थ। तो मैंने बोला ना, जैसे संक्षेपण मतलब संक्षिप्त और पल्लवन मतलब याद रखिएगा विस्तारित, किसी चीज को विस्तार करके बताना, पूरी बात एकदम डिटेल में बताना, उसको विस्तार करना, तो वो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है, वही पल्लवन कहलाता है। जब हमको किसी विषय वस्तु पे पूरा विस्तार में बताना रहता है तो वो पल्लवन कहलाता है। रिपोर्ट से आता है, रिपोर्ट से स्टूडेंट आशा है। अब रिपोर्ट का फिर देखिए हिंदी पूछ रहा है शब्दों का, इसलिए आप शब्दों की हिंदी देख रहेगा। रिपोर्ट का आशा है प्रतिवेदन। रिपोर्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है? तो स्टूडेंट व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन, ये सब प्रतिवेदन के ही प्रकार हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे प्रतिवेदन के प्रकार हैं। स्टूडेंट्स इस बार अब आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे, तो इसको इस बार आएंगे तो आप 50 एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर होके आइएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 40 एमसीक्यू आते थे और आपका 15 मार्क्स का रिटर्न आता था। तो 15 मार्क्स का रिटर्न ना आके अब उसके लिए आपको क्या आएंगे? एमसीक्यू ही मिलेंगे इस एग्जाम में, ठीक है। साथ ही साथ जो भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट देख रहे हैं सबके लिए मॉडल पेपर का काम करेगा, और डीडीयू के लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ मॉडल पेपर है ही। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण होता है। तो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण कहाँ होता है? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। देखिए दक्षिण भारत में हिंदी का बोलबाला नहीं है, उत्तर भारत में ही हिंदी मुख्य भाषा के रूप में चल जाती है। दक्षिण भारत में तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये सब भाषाओं का प्रवाह रहता है। तो हिंदी भाषा, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण उत्तर भारत में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। कंप्यूटर संबंधित भाषा अधिगम में होता है। तो कंप्यूटर साधित जो होता है, साधित भाषा अधिगम में होता है शिक्षार्थी द्वारा स्व भाषा अधिगम, यानी कंप्यूटर में जो भाषा होता है तो शिक्षार्थी द्वारा स्वतः भाषा अधिगम और शिक्षक की सहायता से भाषा अधिगम, तो दोनों होता है, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्व अध्ययन भी कर सकते हैं और शिक्षक की सहायता से भी कंप्यूटर साधित भाषा में अधिगम किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला प्रश्न देते हैं, ई शिक्षा के अनुप्रयोग और अनुप्रयोग और प्रक्रियाएं। तो ई शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रियाएं क्या? इस शिक्षा में कैसे शिक्षा? वेब आधारित शिक्षा दी जाती है, यानी डिजिटल मीडियम, इंटरनेट के थ्रू आपको डिजिटल शिक्षा दी जाती है। तो वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू शिक्षा, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के थ्रू आभासी कक्षाएं मतलब वर्चुअल क्लासेस, यानी चल कहीं और रही हैं और लाइव आप अपने फोन पे, अपने कंप्यूटर में या प्रोजेक्टर पे देख रहे हो, तो उसको आभासी कक्षाएं कहते हैं, यानी वर्चुअल क्लासेस। तो उपयुक्त सभी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी स्टूडेंट। तो डी वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ई शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रिया में उपयुक्त सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न, ई शिक्षण में ई का प्रयोग होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ई शिक्षा में ई का पूछा, यानी ई लर्निंग में ई शब्द क्या है? ई शिक्षण, शिक्षण मतलब लर्निंग, तो ई लर्निंग में ई का इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट इसको आपको अब देखिए ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इंटरनेट के लिए। तो ई शिक्षा, ई शिक्षण यानी ई लर्निंग में, ई शिक्षा यानी हिंदी में, इंग्लिश में उसको ई लर्निंग आप कहते हैं। तो ई लर्निंग की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ई लर्निंग में ई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब वेब आधारित, ठीक है, लर्निंग। अब चाहे वो कंप्यूटर से लर्निंग हो, चाहे वर्चुअल लर्निंग हो, चाहे कोई भी लर्निंग हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो, लेकिन इंटरनेट के लिए नहीं किया जाता था। आपको लगेगा ए बी दोनों होना चाहिए सर, इंटरनेट के लिए भी होना चाहिए, लेकिन जैसे ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मेल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक में सब आ जाएगा, इंटरनेट भी उसी के अंदर समाहित है। तो ई शिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक के लिए नहीं, आप सॉरी इंटरनेट के लिए ना प्रयोग करके ई का प्रयोग हम अगर एकदम सटीक आंसर के रूप में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया जाता है। जैसे ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी तरह ई लर्निंग मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे वेब लर्निंग हो, चाहे वर्चुअल क्लासेस हो, उसके अंदर इंटरनेट सब समाहित है। और बिना इंटरनेट के भी लर्निंग, रिकॉर्डेड लेक्चर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो या आपके पास सीडी है, पेन ड्राइव में लेक्चर रिकॉर्ड है और आप कहीं देख रहे हो, तो वो भी ई शिक्षण में ही आएगा, ठीक है। चाहे प्रोजेक्टर पे देख रहे हो, टीचर क्लास में स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है रिकॉर्ड करके लेक्चर से, तो भी वो कहलाएगा ई शिक्षण, ठीक है। तो इसमें इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होना चाहिए, इंटरनेट लर्निंग नहीं होना चाहिए। इसको आप इसी से समझ सकते हो कि ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। ई शिक्षा के प्रकार क्या है? तो ई शिक्षा दोनों प्रकार से चलता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ठीक है। तो ए भी दोनों सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के रूप में चलता है। अगला क्वेश्चन, ई शिक्षा की विशेषता नहीं है, किसी भी और किसी स्थान पे हो सकता है, बिल्कुल। ई शिक्षा फोन, मोबाइल, कंप्यूटर से किसी समय और किसी स्थान पे, यानी घर पे, ऑफिस में, कहीं भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल लैब का आसानी से होता है, ये नहीं हो सकता है।
मान लीजिए इसमें लैब काम कैसे होगा, लैब काम में टीचर आपके पास होना चाहिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। लैब वर्क में जो केमिकल चाहिए लैब के लिए, काम के लिए प्रयोगात्मक सामग्री जो है वो आपको लैब में आसानी से मिलेगी, हर जगह वो उपलब्ध नहीं है, तो इसमें लैब का काम आसानी से नहीं हो सकता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी शिक्षण सामग्री को अनिश्चित काल तक प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपके पास डिजिटल लर्निंग पे जो मीडिया है आप रिकॉर्ड कर लियो, जब तक मन कर तब तक देखो, तो वो भी सही है। फिर छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लैब वाला काम आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है, सरकारी तथा निजी शिक्षण चैनल है, ई पाठशाला, ज्ञान दर्शन और स्वयं। तो स्टूडेंट ये तीनों क्या है, सरकारी तथा निजी शिक्षण चैनल है, ई पाठशाला, ज्ञान दर्शन, स्वयं। तो ये खास करके इसको सरकारी हम शिक्षण चैनल मानेंगे। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए आपको डीडी डायरेक्ट प्लस में आपके टीवी में फ्री आ रहा है ना, ई पाठशाला पे आप फोन पे भी देख सकते हो, तो सरकारी निजी शिक्षण चैनल ये सब है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ई शिक्षण में सहायक है, तो ई शिक्षण कैसे कर सकते हैं, डिजिटल लर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ब्लॉग के माध्यम से, ब्लॉग में होता है ना कि ब्लॉग के माध्यम से भी कोई चीज को समझ सकते हैं। ब्लॉग क्या होता है, एक पेज होता है जिसपे आपको संबंधित विषय वस्तु के बारे में आप सर्च करते हो, तो गूगल पे जो पेज खुल जाता है जो उसके बारे में विस्तारित रूप में बताता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, उसमें वीडियो नहीं रहता, रिटन फॉर्म में, किताब के फॉर्म में, एक पेज के फॉर्म में लिखा रहता है, तो ब्लॉग। फेसबुक पेज से भी आप पढ़ सकते हो, किसी जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है और आप उस पर लिखा है कि ये जैसे योग के ऊपर पढ़ रहा है, तो पूरा पेज पे लिखा रहता है फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ई शिक्षण होता है, पॉडकास्ट मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो ऑडियो के रूप में मिलते हैं, तो इन सब से कर सकते हो, तो उपयुक्त सभी हमारा हो जाएगा। स्टूडेंट साथ ही साथ ENG 104 के 105 के 2023 के साथ साथ 2022 के भी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको जाके देखिएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपके कुल मिला के 100, 150, 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत मदद आपकी करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और फ्रेंड्स से, क्लासमेट से शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फेसबुक पेज नहीं है, 9-2-11 हिंदी, 9-2-11 हिंदी, जन कृति, जन सुलभ पुस्तकालय, फेसबुक साहित्य पत्रिका, तो फेसबुक साहित्य पत्रिका, जन सुलभ पुस्तकालय, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब फेसबुक पेज है जिसपे आप पढ़ सकते हो जन कृति। लेकिन 9-2-11 जो है, 9-2-11 हिंदी, ये इस पे आप ये कोई फेसबुक का पेज नहीं है। ठीक है, इसको एक बार आप फेसबुक पे सारे नाम को सर्च कर लीजिएगा, अगर देख लीजिएगा कि 9-2-11 नाम से हिंदी का कोई फेसबुक पेज है या नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, तो 9-2-11 हिंदी ये कोई फेसबुक पेज नहीं है। 9-2-11 तो एक मुहावरा है। स्टूडेंट, शोध प्रक्रिया का पहला चरण है, सोच समझ, देखिए किसी भी शोध का पहला चरण है तो उसकी समस्याओं को जानना। ठीक है, उसकी समस्या क्या है, शोध प्रॉब्लम को, यानी शोध रिसर्च प्रॉब्लम को समझना, यानी शोध समस्या का निर्धारण करना। उसके बाद विषय का निर्धारण, समस्या क्या है, ठीक है, तो समस्या का निर्धारण करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, शोध समस्या की पहचान करना, निर्धारण करना। शोध के लिए हिंदी के अन्य पर्याय हैं, यानी शोध शब्द के लिए हिंदी में क्या क्या और कहा जाता है, तो शोध को अनुसंधान भी कहा जाता है, रिसर्च मतलब अनुसंधान, शोध, अन्वेषण, अनुशीलन, तो उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारे शब्द शोध के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रिसर्च के लिए सारे शब्द, और रिसर्च का हिंदी शब्द क्या है, अनुसंधान, अन्वेषण, ये सब आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अंग्रेजी शब्द रिसर्च रहेगा, इसको आप समझ सकते हैं। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, परिकल्पना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना का क्या शाब्दिक अर्थ है, कल्पना, यानी पहले से ही, जैसे कि हम कोई रिसर्च या शोध करने जा रहे हैं तो हम पहले अनुमान लगाते हैं कि इसका ये उत्तर आ सकता है, तो इसमें कल्पना और पूर्व चिंतन दोनों समाहित होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। परिकल्पना का काम क्या होता है, दिशा निर्देश करना, मुख्य तथ्यों का चुनाव करना, नए सिद्धांत का प्रतिपादन। तो परिकल्पना का कार्य क्या है कि मतलब, तो ये सारी चीजों, दिशा निर्देश भी दे सकता है, वो मुख्य तथ्यों का चुनाव करने में मदद करता है, हाइपोथेसिस की, हम ऐसे ऐसे अपना रिसर्च, अपना शोध काम करेंगे, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की मदद से हो सकता है, तो उपयुक्त सभी हमारा उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न बड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये प्रश्न कर रहा है, किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है, यह परिभाषा किसने दिया। तो किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती है, ये परिभाषा दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये किसकी परिभाषा है कि शोध को कहा कि किसी प्रश्न, समस्या या प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजना, कि मतलब जांच हेतु अपने तरफ से उत्तर पता करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शोध कहलाती है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परिकल्पना का वर्गीकरण किन आधार पे किया गया है। तो परिकल्पना का वर्गीकरण चेरों की संख्या, चरों होना चाहिए था स्टूडेंट, चेरों लिखा हुआ है लेकिन चरों मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए था। तो चरों की संख्या के आधार पर, चरों से विशेष संबंध के आधार पर, विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। तो परिकल्पना कैसे हो सकता है, चर मतलब वेरिएबल्स होते हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर, विशेष संबंध के आधार पर और विशिष्ट उद्देश्य पे, तो ये सब सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर पर टाइपिंग के प्रकार है। तो स्टूडेंट जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो यूनिकोड और नॉन यूनिकोड होता है, तो दोनों हमारा हो जाएगा विशेषता, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड।
तो कंप्यूटर पे दो तरह से टाइपिंग होती है, एक यूनिकोड होती है और एक नॉन यूनिकोड होती है, जिसमें आप एक गूगल की मदद से भी आप टाइप कर लेते हो, गूगल इंडिक कीबोर्ड इनेबल करके, और एक होता है आप सीधे मंगल फॉन्ट का चयन करते हो, तो वो आपका यूनिकोड कहलाता है, मंगल। शॉर्ट हैंड शब्द का लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अंग्रेजी का हिंदी जानना बहुत जरूरी है इस पेपर में स्टूडेंट। तो शॉर्ट हैंड के लिए हम हिंदी में आशुलिपि टंकड़ का इस्तेमाल करते हैं, यूनिकोड टंकड़ नहीं, आशुलिपि टंकड़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी टंकड़ नहीं लिखा हुआ है तो आशुलिपि हम इसको मानेंगे, ठीक है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग मतलब होता है, टाइपिंग नहीं जुड़ा हुआ है, तो शॉर्ट हैंड मतलब आशुलिपि, और शॉर्ट हैंड टाइपिंग मतलब आशुलिपि टंकड़, ठीक है, टाइपिंग मतलब टंकड़। लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट। तो यूनिकोड हिंदी फॉन्ट आपका स्टूडेंट याद रखना, यूनिकोड हिंदी फॉन्ट प्रचलित है मंगल, मंगल जो है वो प्रचलित यूनिकोड है, और नॉन यूनिकोड आपके कृतिदेव चाणक और वाकमन चाणक ये सब हैं। तो ये नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है, और अब प्रचलित हिंदी फॉन्ट अगर पूछा जाएगा तो स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, वो मंगल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फ्रेंड से शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।